रहा हूँ तुम लोगों को, जो तुम लोगों को मैक्सिमम यूज करनी चाहिए। क्यों यूज करनी चाहिए? क्योंकि जब तक जहां तक हमारा सिलेबस कंप्लीटेड है, वहां तक का पूरा नॉलेज हमें, मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी हमने इम्प्लीमेंटेशन देखे, वो सब कुछ आने चाहिए एट दिस पोजीशन। मतलब कोर पाइथन जैसे ही खत्म होगा, कोर पाइथन खत्म होते ही हमारा कोर पाइथन तक जितना भी मैंने पढ़ाया था उतना आना चाहिए था, राइट? या इस पोजीशन पे अगर पहले हमारे कुछ 10 सेशन हो गए, तो 10 सेशन में जितना भी बताया है उतना मुझे अभी यहाँ पे इस पोजीशन पे आना ही चाहिए। उतना हमें प्रिपेयर रखना पड़ता है। हम वो बफर टाइम के अकॉर्डिंग तो नहीं कह सकते कि चलो जाने दो, आज का अगर है तो आज का नहीं करूंगा तो मैं कल रिवीजन कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करोगे तो फिर आगे जो हमारे सिनेरियोज है, मॉडल्स देखे हैं हमने, बहुत सारे मॉडल्स है, बहुत सारे मॉडल से, तो तुम्हें वो टाइम मैनेजमेंट ठीक से करना पड़ेगा और प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उतना प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जहां तक आज अगर मैं कहूंगा कि हमारा कोर पाइथन का 10 सेशन हो गए, सपोज एग्जांपल माई सिक्वल के 5 सेशन हो गए, सपोज तुम्हारा माई सिक्वल स्टार्टेड नहीं है, 5 सेशन हो गए, तो ये 10 सेशन और वहां पे माई सिक्वल के 5 सेशन लेके जितना भी बताया था वो सभी कॉम्प्लेक्स अभी इसी वक्त आने ही चाहिए। उतना प्रिपेयर रहना पड़ेगा तुम लोग, क्योंकि वैकेंसीज कभी भी आ सकती है। ओके, प्लेसमेंट वाले वैकेंसीज तो तुम्हें बाद में मिलेगी, लेकिन ऐसे हो सकता है कि शायद तुम लोगों को बाहर से भी वैकेंसीज मिले। तो अगर बाहर से वैकेंसीज मिलेगी तो उतना प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा। गेटिंग? तो उसके लिए मैं टेक्निक बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोगों को कौन सी चीज करने की मोस्टली जरूरत है। दैट पॉइंट इज रिवीजन में तुम लोगों को, रिवीजन तो ठीक ही है, लेकिन उसमें भी टेक्निक क्या यूज करोगे? जैसे कि फर्स्ट, डेली रिवीजन। टायमिंग काय वाचला, ह्याच्यानंतर कोण येतंय का बघायला? लय वाचला. आता कंप्लीट झाला मैं. हाँ, डेली रिवीजन। सो डेली रिवीजन में हमें क्या करना है? डेली हम जो बताएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितने भी मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट होंगे, एंड ऑफ द डे से पहले, एंड ऑफ द डे से पहले वो सब कुछ डिटेल में रिवाइज करना है। सो योर डेली रिवीजन शुड बी इनटू द, इन डिटेल, एकदम डेप्थ में तुम लोगों को उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। जितने पॉइंट्स मैंने बताए थे वो तुम लोग ट्राई करके देखोगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जितने थे वो तुम ट्राई करके देखोगे। उसी के साथ साथ ऐसे हो सकता है कि मैं 4 पॉइंट बता दूं तुम लोगों को, 5वां पॉइंट तुम्हारे दिमाग में भी आ जाए, वो भी ट्राई करके देखोगे इम्प्लीमेंटेशन के साथ। कि मैंने कहा एक्स की वैल्यू हम 5 लिख सकते हैं, एग्जाम्पल, एक्स की वैल्यू 5 लिख सकते हैं, तो तुम ये भी ट्राई करके देखोगे कि एक्स में लिस्ट भी लिख सकते हैं क्या। गेटिंग? लाइक दिस, कि तुम लोगों को उसी सिनेरियो के साथ चेक करके देखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल, कि एक्स में अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ 10 + 20 कर सकते हैं, सेम एक्स में अगर, वाई में अगर मैं बता रहा हूँ A + B कर सकते, दैट इज द एग्जांपल तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं कि कैसे करना है। तो ये करके अगर तुम लोगों को मैंने बता दिया तुम लोगों को, तो तुम्हारे दिमाग में ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा ये तो सेम है, तो इसकी वजह से कर दिया। नहीं हुआ तो क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं क्या, 10 + A, मतलब ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज है, ये जो टेक्स्ट वैल्यूज है, तो न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट कर सकते हैं क्या? ओके, और वो स्टार्टिंग में नहीं आएगा, आई नो, नॉर्मल है। मतलब तुम लोगों को इतना, ऐसे भी होता है क्या, ये ऐसे वाला सिनेरियो, अच्छा ऐसे भी होता है, तो ये वाला सिनेरियो इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं होगा, एग्री करता हूँ मैं। तो इसकी वजह से स्टार्टिंग में तुम लोगों को ऐसी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी इसी छोड़ के दिमाग में दूसरे अगर कोई भी पॉइंट्स आएंगे तो तुम लोग को ट्राई करके देखने हैं। ये होगा डीप रिवीजन। ओके, सो डेली रिवीजन में इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में तुम लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिटेल में स्टडी करोगे, इस पे टाइम कंज्यूम करोगे, इसको नोट डाउन करना, एक्टिविटीज के लिए नहीं, देर से आ गए तो डेली रिवीजन के बाद वीकली रिवीजन। डेली रिवीजन तो किया, सुबह 8 बजे 9 बजे जो भी हमारा सेशन है, 8 बजे से स्टार्टिंग होती है सेशन की। ओके, शायद अभी तुम लोगों का 10 बजे 10 बजे सेशन है, एक आध मॉड्यूल 8 बजे स्टार्ट हो सकता है।
ऐसे भी हो सकता है, एक आध मॉड्यूल उसके बाद भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, मतलब चांसेस पता नहीं, और डिपेंड्स ऑन द सिनारियोज कि शेड्यूल कैसे होगा, उसके अकॉर्डिंग तो होगा। तो सपोज ऐसा अगर है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो पूरे दिन का जो भी हो रहा है, जितने भी मॉडल्स हो रहे हैं वो तो तुम स्टडी कर रहे हो, लेकिन हॉट इफ कि तुम लोगों ने मंडे को जो किया था वो फ्राइडे तक याद रहेगा क्या, सैटरडे तक याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा, भूल जाओगे फिर। तो फिर मंडे जो हमने किया था, ट्यूसडे जो हमने किया था, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स गेन किए, अपग्रेडेशन जितना किया हमने, तो वो मंडे टू फ्राइडे का जो है, या मंडे टू सैटरडे भी अगर हमने कभी सेशन रख दिया, सो उसका रिवीजन तुम लोगों को वीकली रिवीजन में करना पड़ेगा। वो भी थोड़ा सा डेप्थ में ही होना चाहिए, डेप्थ में मतलब डेली रिवीजन में हमने जो जो पॉइंट चेक किए वो सब सिर्फ एक बार गो थ्रू करो। उसमें से ऐसे हो सकता है कि एक आध पॉइंट तुम भूल गए, तो फिर से रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो फ्राइडे तक आते आते समटाइम्स तो हम ऐसे हो जाते हैं, इतना भुलक्कड़ हो गए हैं हम डेली लाइफ के अंदर, तो ऐसे हो जाता है कि मुझे कल क्या खाया था वही पता नहीं है, तो मंडे को क्या सिखाया था वो क्या पता होगा? हमारे पहले सेशन में हमने क्या लिया था? गुड क्वेश्चन, नो आंसर। फीचर्स ना, उसके बाद, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ओके गुड। तो दो तीन सेशन है तो वो रह गया, दिमाग में रह गया, लेकिन उसके बाद जब हम मेन कॉन्सेप्ट में आएंगे तब भूल जाओगे। ओके, सो एवरीवन, डेली रिवीजन तो होनी ही चाहिए, वीकली रिवीजन इज ऑल्सो कंपल्सरी, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे। तो मंडे टू सैटरडे लिख देता हूँ, मंडे टू सैटरडे में जितना भी हुआ है वो सब तुम कंप्लीट करोगे सैटरडे एंड ऑफ द डे तक। उसके बाद संडे मिल गया तुम लोगों को, सैटरडे एंड ऑफ द डे, सैटरडे इज नॉट फॉर फन, संडे वन इज नॉट फॉर फन फॉर नाउ। अभी के लिए मैं थोड़ा सा बफर टाइम के लिए दे देता हूँ कि चलो संडे के लिए तुम अभी मैनेज कर सकते हो, लेकिन जब हमारे कोर पाइथन के मॉड्यूल्स खत्म होने वाले, या जब भी हमारे धीरे धीरे मॉड्यूल्स खत्म होते, संडे तुम उसके लिए दोगे कि प्रीवियस वाला जो टाइम है वो बचाने के लिए कितने दिन करना पड़ेगा, मॉड्यूल्स खत्म कब हो गए, कुछ 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मॉड्यूल्स खत्म होना चालू हो जाएगा। तो पहले 1-2 महीने के लिए तुम संडे बफर टाइम के लिए या एंजॉयमेंट के लिए ले सकते हो, उतना रिफ्रेश करने के लिए खुद के लिए ले सकते हो। उसके बाद तुम संडे को भी यूटिलाइज करोगे रिवीजन करने के लिए, इतना करोगे तभी तुम 2 या 3 कॉल में ज्वाइन हो सकते हो, सिलेक्ट हो सकते हो। याद रखो, नहीं कर रहे हो इसका मतलब भूल जाना कि तुम लोग आगे जाके 5, 10, 15, 20 ये बढ़ता ही जाएगा काउंट। एक टाइम तो ऐसे आएगा जैसे हमने सबसे ज्यादा काउंट अभी तक जो दिया था एक स्टूडेंट को, 70 कॉल्स का दिया था, दिस इज अवर मैक्स कॉल। तो आप सोचो कि ये मैक्स कॉल, ये बढ़िया बात है या गलत बात? क्योंकि 70 कॉल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया है इतने दिन, 70 कॉल देने का? पहले 2 या 3 इंटरव्यू में ही समझ में आता है हम कहाँ पे स्टक हो रहे हैं, हमें क्या जरूरत थी, 6 महीने तक जो हमारा सेशन चल रहा था वहां पे क्या करने की जरूरत पड़ रही थी। उतना होने के बाद भी अगर स्टूडेंट्स पहले 5, मैं तो कहूंगा कि हमने जो ओवर टाइम रखा था उसको चेंज नहीं करेंगे, 3 कॉल्स का, 3 कॉल में सबका प्लेस होना, ये टारगेट होना ही चाहिए। 3 कॉल में ही समझ में आता है आगे वाले को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि इंटरव्यूअर को क्या चाहिए और हमारे पास क्या नहीं है। तो पहले 3 कॉल में ही समझ में आता है, 70 कॉल लग रहे हैं, और 70 कॉल होने के बाद फिर प्लेसमेंट के पेड़े लेके आ रहे हैं, क्या ले ले हम वो पेड़े? लिटरली ये तो नहीं होना चाहिए। 70 कॉल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारे साइड से, हमारे एफर्ट से, जबकि तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इतने कॉल्स तक तो वेट ही नहीं करना चाहिए हमें। हमें वेट कब तक करना चाहिए? 3 कॉल में ही हमें प्लेस होना चाहिए, दिस शुड बी अवर टारगेट। और ये टारगेट अगर फुलफिल करना है तो टेक्निक भी दे रहा हूं मैं, मतलब तुम लोगों को बस एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। बाकी जो भी हमारे फ्रेमवर्क में हमने बताया जाएगा कि हमें क्या करना है, किस टेक्निक से यूज करना है, कौन से कॉन्सेप्ट करने हैं, वो सब मैं यहाँ मेंशन करके दे रहा हूँ। गेटिंग? बस तुम लोगों को काम करना पड़ेगा उसमें। ओके, तो कितने लोगों ने डेली रिवीजन अब तक किया वो बताओ।
डेली रिवीजन करते हो घर पे जाने के बाद, आज क्या सिखाया है वो देखते हो, कितने लोग करते हो? चैट बॉक्स में, ऑनलाइन स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में मेंशन करो, यहाँ पे बताओ कितने लोग करते हैं डेली रिवीजन। किसी ने नहीं किया, अभी तक किसी ने नहीं किया। मतलब एक्सप्रेशन देख के ही मुझे समझ में आ रहा है, सर ऐसा भी होता है क्या? ये भी करना पड़ता है क्या? नो वरीज। अभी तक नहीं किया होगा। गर्ल्स की ठीक है, एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, एक्सेप्ट करो, लेकिन एवरी टाइम वही गलती बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब लोग तुम डेली रिवीजन नहीं करते हो ना, ओके, नो प्रॉब्लम, आज से डेली रिवीजन स्टार्ट करोगे, लेकिन लास्ट सेशंस में हमने जो भी देखा था वो भी तुम लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा आज, फॉर वीकली रिवीजन। और मैंने ये जानबूझ के लिया था। आज क्यों लिया? क्योंकि मुझे ये चेक करना था खुद से कौन कौन करता। तो खुद से कोई नहीं करता, इसका मतलब मैं बताऊंगा तभी करोगे। तो मैंने तो बता दिया अब, ठीक है, बस एफर्ट्स तुम लोगों को लेने पड़ेंगे। तो उस एफर्ट्स के लिए वीकली रिवीजन वाला जो पॉइंट मैंने बताया, उसके बाद एक और रिवीजन आएगा। जिस तरीके से मंडे में जो हुआ वो हमें सैटरडे तक याद नहीं रहेगा, उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से 1 तारीख को जो हमने सेशंस लिए, वो भी हमारे 31 डे तक याद नहीं रहेंगे, 30 दिन तक याद नहीं रहेगा। तो फॉर दैट तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मंथली रिवीजन भी करना पड़ेगा। और अगर ये तुम पहले दो चीजें ठीक से कर रहे हो, मंथली रिवीजन के ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर तुमने डेली रिवीजन ठीक से नहीं की, वीकली रिवीजन के लिए बहुत टाइम लगेगा। डेली और वीकली रिवीजन नहीं की, मंथली रिवीजन के लिए तो सोचो ही मत, 10 घंटे तो इजीली चले जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ये ठीक से क्या है तो मंथली रिवीजन 1 घंटे में ही हो जाएगी। पूरे मंथ में क्या क्या कॉन्सेप्ट बताए थे ये याद है, ये याद है, एक आध प्रोग्राम करके देखोगे, 1-2 घंटे सुटेबल फॉर इट। 2 घंटे लग रहे तभी भी चल रहा है, लेकिन मंथली रिवीजन हो रहा है, तो ये मंथली रिवीजन करोगे। गेटिंग? अब मंथली रिवीजन क्यों करना है? क्योंकि हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग मंथ ऑफ जो भी बताए थे, 1 तारीख को, 2 तारीख को, जो भी है, तो वो जो मैंने बताया था उससे कनेक्टेड रहने के लिए, उस कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड रहने के लिए चाहिए। ओके। और आफ्टर दैट द लास्ट, जब हमारा एंड मॉड्यूल मॉक होता है, उससे पहले हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो, पूरा का पूरा मॉड्यूल हमें रिवाइज करना पड़ता है, सो दैट एंड मॉड्यूल रिवीजन। डेली रिवीजन ठीक से करोगे, वीकली रिवीजन ठीक से करोगे, मंथली रिवीजन ठीक से करोगे, तो एन मॉड्यूल रिवीजन करने के लिए ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ऊपर वाले सिनारियो बिल्कुल हाई प्रायोरिटी, इसको हाई प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, बिल्कुल उसी तरीके से। क्योंकि एंड मॉड्यूल मॉक कब आएगा? 2 या 3 महीने में एक बार आएगा, एंड मॉड्यूल रिवीजन, सॉरी। तो एंड मॉड्यूल रिवीजन जैसे कोर पाइथन हमारा 2 या 2.5 मंथ में खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही आएगा ये रिवीजन। लेकिन डेली रिवीजन तो रोज आने वाली। तो समझ में आ रहा है, कोई भी अगर ऊपर वाला सिनेरियो मिस करोगे तो उसका लोड नीचे आएगा। गेटिंग? तो दिस आर द पिलर्स ऑफ अवर रिवीजन, याद रखना। और पिलर्स में से एक भी अगर पिलर तुम लोगों का रह गया, या एक भी पिलर अगर वीक है तुम लोगों का, तो बाकी 3 पिलर्स पे क्या होता है? ज्यादा लोड आता है, और पूरा बिल्डिंग टूट सकता है, याद रखना। गेटिंग? सबको क्लियर है? ओके। कहीं पे नोट डाउन करके रख देना ताकि इसको भूलोगे नहीं। जब भी वीकली हो जाए, मतलब सैटरडे होगा, सैटरडे एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे मतलब तुम तुम्हारे साइड चेक कर लो कौन सा है, और वहां पे मेंशन करोगे, ये वीकली रिवीजन करोगे ही करोगे। मंथली रिवीजन भी, मंथली रिवीजन के लिए भी 30, जैसे कि अब हमारा जनवरी कब खत्म होगा? 31, सैटरडे को ही। तो सैटरडे संडे में मंथली रिवीजन भी हमारा होना चाहिए, तो 31 जनवरी एंड ऑफ द डे तक वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन भी खत्म होना चाहिए। एलएमएस का भी सेम, एलएमएस भी यही टेक्निक टेक्निक सेम होगी।
मैं मॉड्यूल के बारे में कह रहा हूँ ना, तो टेक्निक सेम होगी, बस एलएमएस तुम तुम्हारे साइड से करोगे, यहाँ पे बाकी चीज मैं बता रहूंगा। यहाँ पे लाइव सेशन हमारे कोर पाइथन वगैरह के होंगे, जो एलएमएस पे फ्लास्क जांगो जो है, तो फ्लास्क जांगो तुम्हारे साइड से करोगे बस, वहां पर भी सेम आएगा। तो वहां पर भी डेली रिवीजन चाहिए, मतलब तुमने क्या क्या देखा एलएमएस में, उसके बाद फिर उसका भी रिवीजन करोगे। पूरे वीक तक एलएमएस के जितने वीडियोस देखे उसमें नोट्स क्या थे वो फिर से एक बार रिवाइज करोगे, दैट शुड बी इनटू द वीकली रिवीजन। सभी मॉड्यूल के लिए ये करना ही पड़ेगा, एवरी मॉड्यूल के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ऐसा भी नहीं आना चाहिए सर दो दो मॉड्यूल स्टार्टिंग में चल रहे हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उतना फ्लेक्सिबल तुम लोगों को होना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में कभी ऐसे नहीं पूछते, चलो मैं आज कोर पाइथन का लेता हूँ, कल माई सिक्वल का लेते हैं। पता है क्या कभी ऐसा? कहते हैं क्या? नहीं, आज कोर पाइथन का ले लिया ना तुम्हारा, कल माई सिक्वल का लेते हैं, परसों जांगो का ले लेते हैं, होता है? वो आधे घंटे में तुम लोगों का कोर पाइथन, माई सिक्वल, जांगो जो भी होगा, जितने भी वैकेंसी होगी, सब पूछा जाएगा। तो उतना फ्लेक्सिबल तुम्हें भी रहना पड़ेगा। गेटिंग? हम्म। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ में आ रहा है? ओके। आज काउंट बहुत ज्यादा कम ही है, 4 7 8 9 10 11। कुछ फंक्शन है क्या कुछ आज? त्याच्यामुळे हे थोडी जाणार आहे तिकडे. अच्छा, नहीं, ये वाले तो नहीं जाएंगे, हमारे वाले नहीं जाएंगे, आई नो। ठीक है, कोई किसी को जाना था क्या? हाँ, ठीक है। नाउ आते हैं फिर अपने कॉन्सेप्ट पे। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हमने देखा, ठीक है। उसमें हमने इनपुट देखा, हमने प्रोसेस देखी, और उसके बाद जो आउटपुट आता है वो भी देखा हमने। तो प्रोसेसिंग करके जो आउटपुट आता है वो उसको डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस वगैरह। हमने ये चेक किया कि हम परमानेंटली अगर स्टोर करते हैं डेटा तो कहाँ पर स्टोर करते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर, जो हार्ड डिस्क को तुम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, और उसी के साथ उसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, राइट। और फिर प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल कौन सा है? रैम। तो रैम को प्राइमरी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, ओके। उसी के साथ साथ जो रैम है उसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है, और हार्ड डिस्क को परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि परमानेंटली तुम डेटा स्टोर कर सकते हो या टेम्परेरी डेटा स्टोर करना है। तो टेम्परेरी जो डेटा है, रैम, रैम का नाम ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब एक्सेसिबल करने के लिए ये जो भी डेटा है वो इजीली एक्सेस हो जाए, रैंडमली कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले तुमने वेब ब्राउजर ओपन किया, उसके बाद तुमने नोटपैड ओपन किया, तो वेब ब्राउजर के बाद नोटपैड ही तुम्हें डिस्प्ले होगा, ऐसा होता है? नहीं होता। तुम नोटपैड के बाद तुम डायरेक्टली, या वेब ब्राउजर के बाद तुम डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन कर सकते हो। रैंडमली कुछ भी एक्सेस कर पा रहे हो, दैट इज द रीजन इट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी वाला सिनारियो क्लियर है? उसके साथ हमने क्या देखा था कि जो भी हम कोडिंग करते हैं, सॉरी, जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, जो भी प्रोग्राम हम ओपन करते हैं, ओके, तो जो भी एप्लीकेशन हमारा ओपन है वो एप्लीकेशन कहाँ पे ओपन होगा? लोड किया जाएगा इनटू द रैम। तो तुम लोगों को जो गेम खेलते हो तो गेम लोड कहाँ पर होता है? रैम के अंदर। तुम अगर कोई एप्लीकेशन ओपन किया है, व्हाट्सएप का एप्लीकेशन ओपन किया है, तो व्हाट्सएप का एप्लीकेशन भी ओपन कहाँ पर होगा? रैम के अंदर। और उसके बाद पूरा काम होने के बाद वो क्या हो जाता है? उसको परमानेंट में डेटा में स्टोर किया जाता है। Get it? तो ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर थे। उसके बाद रोम वाला भी सिनेरियो, रोम में क्या स्टोर होता है? बूटिंग प्रोग्राम्स। टाइम लगा लेने के लिए, रिवीजन होती तो ये टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो बूटिंग प्रोग्राम्स तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, मतलब क्या करते हो, वहां पे स्टोर होते हैं ऑटोमेटिकली। और रीड ओनली मेमोरी इज द रीजन तुम उसको अपग्रेड भी नहीं कर सकते, उसको राइट भी नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ओके। दैट वाज द वन टाइम राइट, मतलब एक बार उस रोम में लिख दिया तो उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं होते। प्रीवियसली सीडी, प्रीवियसली सीडीज कैसे होती थी? तुमने एक बार राइट कर दी उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, वन टाइम राइटेबल, ओके। तो रोम भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है, लेकिन उसका अब अलग अलग टेक्निक यूज किया जाता है, मतलब उसको ज्यादा सिक्योर रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद हमने फीचर्स देखे थे। तो पाइथन के फीचर, जिसमें हमने क्या क्या देखा? ओपन सोर्स होती है, नहीं ओपन सोर्स वाला नहीं देखा था हमने, हाँ। इन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट देखा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब
किसी भी ओएस में वर्क करेगा, लेकिन हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो प्रोग्राम है, किसी भी ओएस में वर्क करेगा, लेकिन वर्क कैसे करता है? तो वर्क करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि वो एक्चुअली कौन सी फाइल के बारे में कहा जा रहा है। तो हमारा तो सोर्स कोड ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस सिस्टम के लिए मैं ये वाला कोड लिखूंगा तो दूसरे सिस्टम के लिए मुझे दूसरा वाला कोड लिखना पड़ेगा। जबकि ये सिनेरियो आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि हमारे पास एवरी सिस्टम के लिए द इंस्ट्रक्शन सेट्स विच आर गोइंग टू यूज टू कन्वर्ट दैट सोर्स कोड इनटू द बाइनरी, ऑल सिस्टम्स यूजेस द डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट्स, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अगर तुम्हारी सेम है तो तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर तो अलग होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर अगर अलग है तो ऑब्वियसली ये चेंज होगा ही होगा, क्योंकि एवरी माइक्रो प्रोसेसर में कुछ ना कुछ तो भी पिन में चेंजेस होते ही है। द रीजन वो माइक्रो प्रोसेसर का मॉडल अलग अलग होता है। हाँ, तुम कह रहे हो सर मेरा भी i5 है, उसका भी i5 है, तो सेम होगा क्या? नहीं। तुम्हारा i5 है तो तुम्हारे i5 के अंदर भी मॉडल कुछ तो भी अलग होगा। उसमें भी अलग अलग मॉडल्स आते हैं, i3 में भी अलग अलग मॉडल्स आते हैं। मॉडल्स अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जनरेशन से देख लो ना। सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कुछ तो भी चेंजेस होगा, कुछ तो भी डिफरेंस होगा दोनों में। द रीजन दैट इज द सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अभी तो कुछ 10 11 या 12 जनरेशन आ गई है, राइट? 13 जनरेशन आ गई। तो ये बढ़ता ही जा रहा है, कुछ ना कुछ तो भी चेंजेस होते ही जा रहे हैं। तभी तो वो मार्केट में आना चालू हो गए। जिस तरीके से मोबाइल मोबाइल फोन्स में जिस तरीके से मॉडल्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वो मॉडल्स होते हैं, तो उसमें चेंजेस होते हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे तो मोस्ट, सिर्फ मैं कहूंगा कि 0.00001% ऐसे चांस होगा कि किसी दो लोगों का माइक्रो प्रोसेसर सेम। अदरवाइज तुम अगर कोई मॉडल भी लोगे सेम लैपटॉप का, फिर भी उसमें माइक्रो प्रोसेसर चेंज हो सकता है। गेटिंग? हाँ, ऑनलाइन से लोगे, एक ही मॉडल का दो स्लॉट लोगे तब शायद सेम होगा, लेकिन फिर भी उसमें भी चेंजेस क्या होंगे? अपग्रेडेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तुम लोगों ने वो अपग्रेडेशन किया होगा, तो दोनों ने भी किया है तो ठीक है, दोनों के इंस्ट्रक्शन सेट सेम है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अगर चेंजेस है तो इंस्ट्रक्शन सेट डिफरेंट है। गेटिंग? विंडोज 10 इज नॉट सेम। विंडोज 10 के अंदर वर्जन होता है, वो भी अलग है। अभी तो विंडोज 11 वगैरह भी है। गेटिंग? विंडोज 11 ही मोस्टली यूज किया जाता है ना सबके पास? ओके, कोई है क्या विंडोज एक्सपी वगैरह यूज कर रहा है? एक्सपी वाला है क्या कोई? हमारे टाइम में सबसे पहले एक्सपी यूज किया था हमने। हाँ, हैंड्स डाउन कर दो। हाँ, तो ये हमारा प्रीवियसली सिनेरियो था। तो हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट देखा, दैट वाज द इजी। ठीक है। इसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर वाला किस लिए यूज करते हैं? व्हाट इज इंटरप्रेटर, व्हाट इज कंपाइलर? ट्रांसलेटर, कंप्यूटर ट्रांसलेटर किस लिए यूज किया जाता है? सोर्स कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। ओके। और फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? द सेम क्वेश्चन यू विल गेट इनटू द इंटरव्यू, एक ही पूछा जाएगा। इसमें व्हाई और मोस्टली पूछा जाता है। व्हाई में ऐसा होता है कि व्हाई इंटरप्रेटर इज स्लोअर देन कंपाइलर। तो उसमें मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया था। सेम एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ तुम वहां पे मेंशन कर सकते हो। ओके। बस वहां पे मातोश्री और ऑफिस 17 नहीं होगा। गेटिंग? तो उतने फ्लेक्सिबिलिटी तुम लोगों को तुम्हारे एग्जांपल्स में लानी चाहिए। आगे वाले को ऐसे एग्जांपल्स दे दो, रियल लाइफ अगर एग्जांपल दे रहे हो तो आगे इंटरव्यूअर को ऐसे एग्जांपल्स दे दो जो उसके सामने ये वो जो इजीली समझ सकता है। गेटिंग? तभी मैंने मातोश्री और ऑफिस 17 दिया था, चीयर्स के बारे में दिया था। दूसरा एक ट्रांसलेटर का नहीं दिया था, जैसे कि मुझे कुछ तो भी इंपोर्ट करना है कंप्यूटर सिस्टम्स फ्रॉम मुंबई टू पुणे, ऐसा वाला नहीं दिया था। गेटिंग? तो जब भी एग्जांपल दोगे, समझ लेना आगे वाले को जब रियल लाइफ एग्जांपल दोगे तो उसके सामने वो रियल लाइफ सिनेरियोज होनी चाहिए। गेटिंग? क्लियर है सबको? और कौन सा पॉइंट बचा? रीसेट ऑफ लाइब्रेरी। मैंने वो पॉइंट किया बताया था, हाईलाइट करके बताया था कि ये पॉइंट सभी आंसर्स में आना ही चाहिए। तीन क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे। एक व्हाट इज पाइथन, व्हाई वी यूज पाइथन एंड फीचर्स ऑफ पाइथन।
तो इन तीनों में ये रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज कंपल्सरी आना चाहिए, क्योंकि यही एक रीजन है जो इसके वजह से तुम लोग यहाँ पर हो, अदरवाइज तुम लोग जावा पे होते। गेटिंग? और यही एक रीजन है जिसकी वजह से पाइथन भी फेमस है, अदरवाइज पाइथन भी फेमस नहीं होती। ओके। इन रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी की वजह से सबसे पहले सिंपल वाला देखा, जो तुम लोगों ने सिंपल सिंपल बताया था, ये सिंपल किसी एक डेवलपर ने डिसाइड कर लिया, अच्छा सिंपल है चलो इसको यूज करते हैं, तो उसने वो लाइब्रेरीज वगैरह बनाना चालू कर दिया, लाइब्रेरीज बनाना चालू कर दिया, तो वास्ट सेट ऑफ लाइब्रेरीज बन गई हमारी। तो वास्ट सेट ऑफ लाइब्रेरीज की वजह से अलग अलग जगह पे यूज किया जा रहा है, वेरियस डोमेन्स में पाइथन की यूज किया जाता है। दैट इज द रीजन। जावा डेटा साइंस में यूज किया करते हैं क्या? डेटा साइंस में एआई में जावा यूज करते हैं क्या अभी? नहीं, क्यों? लाइब्रेरीज नहीं है। हाँ, आगे जाकर हो सकती है, लेकिन अब कौन डेवलप करते बैठेगा जावा में, जबकि ऑलरेडी हाँ हमारे पास पाइथन में अवेलेबल है। डायरेक्टली पाइथन यूज करो फिर। गेटिंग? तो पाइथन का स्कोप आगे फ्यूचर में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होता है कि हमारे जो टेक्नोलॉजीज होती है, उस टेक्नोलॉजीज में जब हम फीचर ज्यादा ऐड करने की चालू कर देते हैं, तो वहां पे जब एक्स्ट्रा फीचर्स हम ऐड करेंगे तो उसके लेवल पे आने के लिए बाकी टेक्नोलॉजीज को मुश्किल होता है। अदरवाइज आर लैंग्वेज भी थी हमारे, डेटा साइंस के लिए आर लैंग्वेज भी यूज करती है, लेकिन पाइथन जितनी फेमस नहीं है। गेटिंग? क्योंकि पाइथन जावा से पहले डेवलप हुई थी। अब इसमें हिस्ट्री आएगी पाइथन की, तो हिस्ट्री में मैं वो बहुत कमजोर हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि बाबर कब जन्मा था, लेना देना भी नहीं है कुछ। तो हिस्ट्री के लिए मुझे जितना पता है उससे ज्यादा उसको मतलब मैं मेंशन करने से अच्छा हो तुम लोग ये चेक करोगे, रिसर्च करके आओगे हिस्ट्री पे। तो ये रिसर्च वाला पॉइंट अभी भी कुछ दिन तक तुम लोगों को रिसर्च करना ही पड़ेगा, जब तक आदत नहीं लगती, क्योंकि हमें डेवलपर बनना है, प्रोग्रामर नहीं बनना है। प्रोग्रामर भी बनना होता तो वैकेंसी होती तो प्रोग्रामर बन जाते, लेकिन डेवलपर के लिए वैकेंसी है। जूडो एंडरसन स्पेलिंग में मिस्टेक है। स्पेलिंग में मिस्टेक है सोहेल, जिसने डेवलप की पाइथन वगैरह चेक कर लो, तो हिस्ट्री ऑफ पाइथन गो थ्रू करोगे। ओके, क्लियर है सबको? तो हिस्ट्री ऑफ पाइथन के लिए कब डेवलप की थी, किसने डेवलप की थी, कहाँ डेवलप की थी, फर्स्ट वर्जन क्या था, कब पब्लिश हो गई, कब से स्टार्टिंग किया था डेवलपिंग करने के लिए, तो सब कुछ थोड़े बहुत पार्ट आएंगे। लैंग्वेज बिल्ड हुई है तो कौन से लैंग्वेज को यूज करके बिल्ड हो गई है ये पाइथन लैंग्वेज, ये भी चेक करोगे। ओके, गेटिंग? रिसर्च में लिखा ना, कब करके आओगे ये? कल? पक्का? उस दिन के जैसे नहीं होगा। फीचर्स के लिए मैंने बताया था तुम लोगों को रिसर्च करके आओ, जो तुमने फीचर्स बताए उस पे कितने लोगों ने किए थे? वो कम लोगों ने किए थे। हाँ, अब करके आओगे ना? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक एक पॉइंट धीरे धीरे बता रहा हूँ अब आगे। तो फीचर्स भी हमारे हो गए, हिस्ट्री तो तुम लोगों को दी है, तुम लोग तुम्हारे साइड पे हिस्ट्री चेक करके आओगे, यहाँ पे आके हम डिस्कस करेंगे कल वो हिस्ट्री। ठीक है? तुम लोग बताओगे, मैं बस क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब मेरे ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की वो भी निकाल रहा हूँ। स्टूडेंट्स का कहना होता है सर पहले तुम प्रोग्राम करके दिखाओ तब हम करेंगे। तो मैंने कहा मैंने तो ऑलरेडी तुम लोगों को सिनेरियो दे दिया, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है वो दे दिया। स्टूडेंट्स का कहना ही होता है सर नहीं तुम करके देखते हो तभी हमें आता है, ऐसे नहीं आता है। इसका मतलब डिपेंडेंसी पड़ गई फिर मेरी, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी ना प्रोग्राम करके दूंगा। तो वो डिपेंडेंसी निकालने के लिए कुछ टास्क तुम लोगों को खुद से भी इंडिपेंडेंटली करने पड़ेंगे। उसके लिए चार जीपीटी भर भर के यूज करो, करो यूज, लेकिन गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है? गेटिंग? चार जीपीटी यूज करो, जेमिनाई यूज करो, इमेजेस वगैरह बनाओ, आजकल तो वो ट्रेंड आया था कुछ रेड सारी वाला, पता नहीं कितने लोगों ने किया था। बॉयज के लिए था क्या कुछ ट्रेंड? बॉयज के लिए कुछ नहीं होता, हम बॉयज है हमारे साथ ऐसे ही होता है। इनके लिए एटलीस्ट वो ट्रेंड तो आया था, बॉयज के लिए कौन सा ट्रेंड आया था? फोटो किया था ये? पता नहीं। हाँ मतलब वो एक ट्रेंड मिलने के बाद उनको बस वो प्रॉम्प्ट देके किया था, यहाँ पे किसी ने किया था क्या? एआई का यूज किया क्या फोटो चेंज करने के लिए? जरूरत ही नहीं है सर। कौन देखेगा? अच्छा गिबली आया था। हाँ गिबली वाला बहुत सारे लोगों ने किया था।
गिबली वाला तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ही करके दिया था हमें, मैंने नहीं ट्राई किया था। ऑर्गेनाइजेशन ने एक फोटो ले लिया, तूने नहीं किया ना, ले गिबली वाला फोटो तेरे को। ऐसा है हमारे, मतलब इंस्टाग्राम वाले प्रोफाइल में देखोगे तो प्रीवियसली कुछ लास्ट दिवाली के समय ऐसा मेंशन किया था। मैंने यूज नहीं किया था। हाँ, चार जीपीटी वगैरह तो यूज करते ही हम डेली लाइफ में। डेली लाइफ में मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो, आजकल तुम्हें चार जीपीटी किसी एक इंग्लिश वर्ड या किसी एक मराठी वर्ड का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए भी करता हूँ, इंग्लिश का मराठी में ट्रांसलेशन करने के लिए भी करता हूँ। चार जीपीटी अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं उसको, उन्होंने दोस्त बना रखा है कुछ लोगों ने, डेवलपर ने तो लिटरली दोस्त बना के रखा है। भाई बोल देना इसका क्या होगा, ऐसे मेंशन कर देते हैं। भाई यार समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग इन पाइथन, वो आगे वाला बोलता है भाई देख क्या है। चार जीपीटी में तू ऐसा करता है ना, तो मैं भी ऐसा करूंगा। और वो तो ठीक था, मतलब यहाँ पे तुम मराठी में टाइप करोगे तो मराठी में आएगा, वो तो वहां पे भी ठीक था। व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, MAI में, भाई BHAI भाई। तो तुम भी ये यूज कर सकते हो, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि ऐसे यूज किया जाता है। तो हिंदी मराठी डायरेक्टली उसको इंग्लिश वगैरह में ऐसे मेंशन करके देखोगे, तभी भी वो देगा। चार जीपीटी करेगा, जेमिनाई करेगा, दूसरा ओल्ड टूल कुछ मिल रहा है, कुछ क्लॉड वगैरह है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यूज करो AI टूल्स, यूज करना इज ओके, क्योंकि ये अपग्रेडेशन होना चाहिए हमारे पास। जब बंद होगा तब की तब देखेंगे, जब वो सब्सक्रिप्शन कंपलसरी करेंगे तब की बात अलग है। शायद ऐसे हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसके सब्सक्रिप्शन लेके रखे उनके डेवलपिंग करने के लिए, तो तुम लोगों को भी करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट, स्वप्न पूर्ति तुम्हें पता है? नहीं पता? तुम ये पता है तुम पाइथन के साथ जावा भी कर सकते हो अभी, ये पता है ना? दैट इज स्वप्न पूर्ति, कि तुम पाइथन में आए हो इसका मतलब सिर्फ पाइथन नहीं कर सकते, तुम जावा भी कर सकते हो, तुम टेस्टिंग भी कर सकते हो। इसका मतलब ये सब कुछ आ रहा है तो तुम बाहर जाके वैकेंसीज भी दे सकते हो। इतना सब कुछ सीवी में है तो इसका मतलब समझ लो कि बाहर से कितने स्ट्रांग हो तुम लोग, लिटरली मतलब दूसरे स्टूडेंट से कितने स्ट्रांग हो। लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा तभी, और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए वो टाइम जो है, वो अपने टास्क जो है वो स्पीड में कंप्लीट करने के लिए चार जीपीटी यूज करो। करो चार जीपीटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी के लिए करो, लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत रहो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी पूछा गया चार जीपीटी करो। मैंने पूछा 10+20 क्या होता है, चार जीपीटी 30, ये भी नहीं होना चाहिए। ओके। अब देखेगा व्हाट्सएप लैंग्वेज डेटा सेट दिया होगा ट्रेनिंग के लिए, मॉडल ओवरफिट हो गया। अरे भाई ये एकदम टेक्निकल आंसर, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, हम डिटेल में देखने वाले हैं डेटा साइंस में उसने क्या आंसर दिया था। तो थिंक कि व्हाट्सएप लैंग्वेज का जो भी उनका जो डेटा होगा ना, वो डेटा उन्होंने ट्रेनिंग के लिए दे दिया। ट्रेनिंग के लिए दे दिया तो उसने वो प्रेडिक्शंस करके उसके पास आउटपुट्स वगैरह सब कुछ है अवेलेबल, तो रिटर्न करके दे देगा। ऐसा भी है। तो गुड, उस लैंग्वेज को बिल्ड करने के लिए उन्होंने किया है। दैट इज द डेटा साइंस। इस लेवल की थिंकिंग कर रहे हो तो गुड वन, इस लेवल की थिंकिंग अभी नहीं आ रही है तो ऑल्सो गुड वन, कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये करना भी है। ठीक है, टेंशन नहीं है, को आंसर्स आ रहे हैं, गुड। आंसर तो नहीं आ रहे तभी भी गुड। पाइथन इससे पहले सीखा था, गुड। नहीं सीखा था, और बढ़िया। टेंशन नहीं है दिमाग में फिर। करंट टॉपिक क्या चल रहा है, तो करंट टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि स्टार्ट ही करने वाला था। तो पहले रीजन में बताता हूँ इस करंट टॉपिक का। तो पहले मुझे ये बताओ, तुम लोगों को अगर मैंने कोई एक सिनारियो दे दिया, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है प्रोग्रामिंग के अंदर, ओके, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? पहले प्रोग्रामिंग में क्या लाइन लिखी? सेंटेंस, सिंटैक्स। हाँ, तो पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? सिंटैक्स, राइट, यही आता है ना? सबके दिमाग में यही आता है? इसके कोई है जिसके दिमाग कुछ अलग ही तरीके से बिहेव करता है? क्या आता है? डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड, ओके, और वेरिएबल, ओके, और मैंने कौन सा भी टास्क दिया होगा तो तुम्हारे दिमाग में दूसरा कुछ और सिनेरियो नहीं आता है? लॉजिक, गुड। पहले तो ये आना चाहिए लॉजिक, और लॉजिक से पहले ये आना चाहिए कि उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए तुम रियल लाइफ में क्या करते हो। मैंने कहा एडिशन करना है हमें दो नंबर की, दो नंबर के एडिशन परफॉर्म करने के लिए मैं डायरेक्टली कहूंगा ये करना है हमें टास्क, तो तुम प्रोग्रामिंग में ये लिखना चाह स्टार्ट कर देते हो कि पहली लाइन क्या लिखे,
फर्स्ट में सिंटैक्स मतलब सेम, कि मैं पहली लाइन में क्या लिखूंगा, सेम एक प्रोग्राम के लिए बन रहा है, तो आगे तो प्रोजेक्ट है हमारा। और प्रोजेक्ट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही डाउट होता है, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, सर प्रोजेक्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं कह रहा था लैपटॉप ऑन कर, माउस ले ले, टायर कर दे। कहाँ से स्टार्ट करेगा, वहां से स्टार्ट करेगा। क्योंकि उनका थिंकिंग लेवल ये होता था कि सबसे पहले लाइन में क्या लिखूंगा, सबसे पहले फाइल में क्या बिल्ड करूंगा, जबकि ये गलत थिंकिंग। और फॉर द रीजन, ये थिंकिंग चेंज करने के लिए, कि तुम्हें कोई भी प्रोग्राम अगर बिल्ड करना है, कोई भी प्रोग्राम राइट करना है, तो थिंकिंग लेवल प्रोग्रामिंग में क्या लिखना है ये नहीं होनी चाहिए, रियल लाइफ में उसे कैसे सॉल्व करोगे ये होनी चाहिए। क्योंकि ये जो कर रहे हो टास्क, वो रियल लाइफ के सॉल्यूशंस निकालने के लिए कर रहे हो, तो रियल लाइफ पे करना है। इसकी वजह से मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूँ अल्गोरिदम्स। ओके, तो तुम लोगों को भी वही करना पड़ेगा। तुम लोगों को थिंकिंग लेवल तुम्हारी चेंज करनी पड़ेगी। तुम्हारी थिंकिंग लेवल डायरेक्टली प्रोग्रामिंग को टारगेट नहीं करनी चाहिए, टारगेट करनी चाहिए उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होनी होंगे, क्या क्या करना पड़ेगा हमें। जैसे कि अगर एडिशन ऑफ टू नंबर्स लेना है, ओके, तो उसके लिए हम अल्गोरिदम पहले डिसाइड करेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय अल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क। इट इज a स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क। तो ये होता है एल्गोरिदम। बिल्कुल उसी तरीके से अब एडिशन ऑफ टू नंबर दिमाग से निकाल दो कि हमें प्रोग्राम, तो क्या करना पड़ेगा एडिशन ऑफ टू नंबर करने के लिए। मैंने तुम लोगों को बताया मुझे एडिशन ऑफ दो नंबर्स करने हैं, क्या करोगे तुम लोग, पहले दो नंबर लेंगे। मैंने क्या कहा, प्रोग्रामिंग निकाल दो दिमाग से, दो वेरिएबल्स लेंगे। क्या होता है वेरिएबल्स, बड़ा है क्या अभी, नहीं ना, छोड़ दो भी। हाँ, तो प्रोग्रामिंग छोड़ दो, मैंने वो ही कहा। क्योंकि रियल लाइफ में ये जो भी तुम बिल्ड करते हो, रियल लाइफ में जो सिनेरियो होता है, सेम सिनेरियो को ही तुम्हें फिर क्या करना पड़ता है, एक स्टेप बाय स्टेप जो बनते हैं, हमारे जो स्टेप्स बनते हैं, उस स्टेप को तुम प्रोग्रामिंग में डेवलप कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। लेकिन मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम बताऊंगा, पूरा का पूरा टास्क बताऊंगा, तो उसको तुम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। द रीजन देयर शुड बी अल्गोरिदम्स, कि अल्गोरिदम्स को हम क्या करेंगे, पार्ट्स में, स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, कि मुझे एक टास्क कंप्लीट करना है, तो मेरे स्टेप्स क्या क्या आने वाले हैं। जैसे एडिशन करने के लिए दो नंबर पहले चाहिए, मैंने तुम लोग को कहा मुझे एडिशन ऑफ दो नंबर चाहिए, तो ऑब्वियसली तुम लोग क्या बताओगे, फिर दो नंबर दे दो फिर मुझे, यू आर टेकिंग द इनपुट्स, राइट। तो इनपुट लेने के बाद मैंने तुम लोगों को जो दो नंबर दूंगा, वो दो नंबर्स लेने के बाद तुम उसके एडिशन परफॉर्म करोगे, हो गया काम। नहीं, यहाँ पे क्या काम हुआ, एडिशन होने के बाद, मतलब तुमने प्रोसेस की, प्रोसेस करने के बाद तुम लोग मुझे वो आउटपुट दोगे ना। तो मैंने तुम्हें पहले इनपुट दे दिया, तुमने उस पर प्रोसेस किया, उसके बाद तुमने आउटपुट दे दिया। सेम सिनेरियो सिस्टम भी करता है, इसका मतलब ये भी रियल लाइफ सिनेरियो के साथ इम्प्लीमेंटेशन होता है। जो हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स में, पहले इनपुट लेता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। तो यही तो हम भी कर रहे हैं। तो सिस्टम हमारे उस पर डिपेंडेंट है, हमारे रियल लाइफ सिनेरियो पे डिपेंडेंट है। हम प्रोग्रामिंग में गलत करते जा रहे हैं, हमारा टारगेट सिर्फ प्रोग्रामिंग करना बन रहा है, जो कि प्रोग्रामिंग टारगेट नहीं होना चाहिए। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें उसको प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, ये होना चाहिए फिर बाद में। तो पहले रियल लाइफ में क्या करोगे वो देख लो। तो पहले ऑब्वियसली इनपुट लेंगे, प्रोसेस करेंगे, आउटपुट देंगे। मतलब मैंने तुमको 10 और 20 ये नंबर दे दिया, तुम एडिशन परफॉर्म करोगे, एडिशन परफॉर्म करने के बाद तुम मुझे वापस बताओगे भी कि दिस इज द एडिशन ऑफ 10 एंड 20। क्लियर है सबको। तो अल्गोरिथम्स बिल्ड करना सीखे पहले। अल्गोरिथम समझ में आया क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। ओके, मतलब कि पार्टीशन पाड़ते हैं, कुछ टुकड़ों में डिवाइड करते हैं उस टास्क को। ओके, और फिर बाद में जब ये टुकड़े करते 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 जाते हैं, जैसे कि मैंने मेरे एक पूरे के पूरे एक टास्क को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। इनपुट करने के लिए या इनपुट लेने के लिए भी मुझे जो भी चाहिए, ये फिर आएगा बेसिक्स के अंदर। तो पाइथन बेसिक्स में हम ये सीखेंगे। तो अभी जो हम स्टार्टिंग में कोर पाइथन के बारे में कह रहे हैं, तो तीन कोर पाइथन को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, मतलब ये कहीं पे मैंने बताया नहीं है,
लेकिन ऐसे सिनारियो में हमारे पास है, फर्स्ट वन इज कोर पाइथन फाउंडेशन, सेकेंड वन इज कोर पाइथन आर्किटेक्चर, थर्ड वन इज कोर पाइथन एग्जीक्यूशन। जिसमें कोर पाइथन फाउंडेशन, फाउंडेशन समझ में आ रहा है, कहीं पे सुना सुना लग रहा है, कहाँ पे सुना है फाउंडेशन? हाँ, बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं, मतलब बिल्डिंग बनाने से पहले फाउंडेशन बढ़िया होना चाहिए। क्यों कैसे फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए? क्योंकि उस ढांचे पर, उस स्ट्रक्चर पर, उस फाउंडेशन पर पूरी की पूरी बिल्डिंग ऊपर वाली खड़ी रहती। तो जिस भी बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर परफेक्ट है, स्ट्रांग है, तो वो बिल्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो तुम लोगों को अभी अगर कोर पाइथन मजबूत करना है, तो कोर पाइथन फाउंडेशन जो मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट सेशन से लेके आगे कुछ सेशन तक लूंगा, तो वहां तक तुम लोगों को आना ही चाहिए, वो भी परफेक्टली आना चाहिए। गेटिंग? उसके बाद चार जीपीटी यूज करके प्रोग्रामिंग भी करना सीखेंगे हम। गेटिंग? प्रोग्रामिंग करना है, यूज चार जीपीटी, यू कैन यूज, एआई टूल है, यूज करो, लेकिन फाउंडेशन तक मत यूज करो। कोर पाइथन फाउंडेशन मतलब देखो, मैं बता भी दे रहा हूँ तुम लोगों को। बाकी लोगों के दिमाग में होता है, सर ये बाकी वाली चीजें क्यों बताते हो कोर पाइथन? दोनों भी साथ में बताऊंगा, धीरे धीरे। पंच पकवान है हमारे थाली के अंदर, एकदम से सब कुछ नहीं खाएंगे, एक एक करके खाओ। तो पाइथन फाउंडेशन में हमारे पास पहले बेसिक वाले सिनेरियोज आएंगे, डेटा टाइप्स, मतलब टोकन्स आएंगे पहले। ओके, टोकन्स में क्या क्या आता है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम ब्रांचिंग सीखेंगे, ब्रांचिंग के बाद हम सीखेंगे लूपिंग। उसके बाद क्या आता है सिलेबस में? सिलेबस तो होगा ना? सिलेबस है क्या नहीं तुम्हारे पास? नहीं है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इवन पाइथन का सिलेबस तुमने कॉलेज में भी देखा होगा। लूपिंग के बाद क्या सिखाते हैं? फंक्शंस। तो फिर फंक्शंस, रिकर्सिव फंक्शन, लैम्बडा फंक्शन तक जितना भी है, वो सब आएगा कोर पाइथन फाउंडेशन में। इसका मतलब तुम लोगों को बाद में एफर्ट्स नहीं देने, अभी एफर्ट देने। अभी एफर्ट दोगे तो बाद में ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना फिर समझ लेना कि एंड मॉड्यूल खत्म हो गया, जो ढाई महीने में हमने किया था वो सब बाद में करना पड़ेगा। ओके, उससे पहले डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, वापस इसी पे आ रहे हैं। गेटिंग? अब आगे अल्गोरिदम्स के बारे में मैंने बताया था, तो अभी अल्गोरिदम्स हम ले रहे हैं। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए हम अल्गोरिदम बिल्ड करेंगे। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए जो अल्गोरिदम हम बिल्ड करेंगे, उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगी? यहाँ पे ऐसे ऊपर लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी उसके लिए? टेक इनपुट। ठीक है, अब इसके साथ मतलब जो अल्गोरिदम्स होते हैं ना, तो ये अल्गोरिदम्स कभी भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होते, तो तुम्हें लिखते समय वैसे ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, ओके, मोस्टली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है, या जो भी बाकी ऑपरेटर्स है, तो वो ग्लोबली सभी जगह पे सेम ही है। मतलब मैंने अगर ऐसे कहा, सबको पता है एडिशन ही करनी है। हाँ, एडिशन अगर कहा, तो एडिशन के लिए मैंने अगर किसी जिसे इंग्लिश नहीं पता उसको मैंने अगर कहूंगा एडिशन, तो उसको एडिशन समझ में नहीं आएगा। मराठी है तो उसको बेरीज समझ में आ जाएगा, हिंदी अगर है तो उसको जोड़ना समझ में आ जाएगा, गुजराती है तो अलग अलग आएगा। गेटिंग? तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस में वर्डिंग जो है वो चेंजेस हो रही है, लेकिन ऑपरेटर का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। सो ऑपरेटर्स आर ग्लोबली अवेयर। ओके, तो ये ग्लोबली सब जगह पे एडॉप्ट भी किए गए हैं। तो तुम लोग इसको यूज करेंगे सेम जो मैंने अभी बताया कि ऑपरेटर्स क्या है, ग्लोबली एडॉप्ट किए गए हैं। ये कॉन्सेप्ट बाद में मैं पाइथन के अंदर लेने वाला हूँ, नोट डाउन करके रखना ना, कहीं पे आईएमपी है ये वाला पॉइंट याद रखना। ओके, तो ऑपरेटर्स आर ग्लोबली एडॉप्टेड, ये भी कह सकते हो। ओके, कितने बजे तक है सेशन अपना? 11:30 बजे ही? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटेंडेंस फॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, और यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो अटेंडेंस फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। हम्म।
स्टेप वन पे आए फिर क्या डिसाइड किया था स्टेप वन में, पहले हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक इनपुट। टेक इनपुट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, याद रखना। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एवरी सिनेरियो के अकॉर्डिंग टू, मतलब एवरी पर्सन के अकॉर्डिंग टू चेंज होता है। मैंने टेक इनपुट कहा है, कोई कहेगा टेक वैल्यूज, मीनिंग सेम ही है। गेटिंग? तो उसका डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने बताया था ऑपरेटर शुड बी सेम, लेकिन उसका जो वर्ड यूज करते हो तुम वो चेंज हो सकता है। तो तुम लोगों का अल्गोरिदम सेम मेरे जैसा हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और जरूरी भी नहीं है। हाँ, लेकिन क्या क्या स्टेप्स लिए थे वो इंपॉर्टेंट होगा। ओके, कंप्लीट करने के लिए स्टेप्स जो यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा टेक इनपुट अभी के लिए, तो टेक इनपुट कहा है तो दो इनपुट लेके देखेंगे फॉर आवर अल्गोरिदम के एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल टाइप। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नम वन में हमारे पास है 10। सेम मैथमेटिक्स में ऐसे किया था हमने, ऐसे लिखते हैं ना हम, सम इज इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू, ये जो भी हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या लिखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी ना। तो एल मतलब क्या होता है, लेंथ, मतलब उसमें वैल्यू आएगी। सेम एड मैथमेटिक्स में जो होता है वो मेंशन कर रहा हूँ मैं, प्रोग्रामिंग वाला वेरिएबल नहीं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है? तो नम इज इक्वल्स टू 10, उसके बाद नम टू इज इक्वल्स टू 20। एडिशन है तो मेरे पास परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन 10 and 20, इजी है वो, ज्यादा टेंशन नहीं आता। समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ लोगों को मैं अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम दूंगा तो वो समझ में आता है, सर ऐसा भी करना पड़ता है क्या, पहले दिन ही भाग जाएंगे। उसकी जगह पे 10 and 20 इज ओके। तो जब भी हम एडिशन का प्रोग्राम लेंगे याद रखना, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन नहीं भूलेंगे। ओके, तो 10 and 20 हमने ले लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, या एडिशन ऑफ दिस टू नंबर। देखो वर्डिंग सेम है, परफॉर्म ऑपरेशन कहूंगा फिर भी वही आएगा, और एडिशन ऑफ दिस टू नंबर्स कहूंगा फिर भी वही आएगा। ओके, तो सेंटेंस चेंज हो गए, तुम लोगों के भी सेंटेंस चेंज हो गए, किसी का भी एल्गोरिदम मैच नहीं हो सकता। ओके, और अगर किसी का हो भी गया तो कोई इंसिडेंट समझ लेना, या जीवन साथी समझ लेना फिर। ओके, तो टू परफॉर्म ऑपरेशन। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ सम इज इक्वल्स टू क्या होगा, नम वन प्लस नम टू। तो नम वन में क्या वैल्यू ली है हमने, 10। नम टू में क्या वैल्यू है हमारे पास, 20। 10 + 20 इज 30। ऑपरेशन हो गए, कैलकुलेशन हो गए। कैलकुलेशन ये वर्ड भी आ सकता है कि कैलकुलेट सम इज इक्वल टू नम वन प्लस नम टू। ओके, बहुत सेंटेंसेस आ सकते हैं, सबके सेंटेंस अलग अलग भी आ सकते हैं। थर्ड वन, ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, आउटपुट मिल गया ना तुम्हें, मतलब कि यहाँ पे ये आउटपुट है हमारा, तो आउटपुट दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, शो रिजल्ट या डिस्प्ले आउटपुट। ओके, ऐसे भी कहा जाता है। तो शो रिजल्ट मतलब क्या है, मेरा डायरेक्टली आउटपुट वाला सेंटेंस कि एडिशन ऑफ कौन सी वैल्यूज है, 10 and 20 इज 30, लिखना पड़ता है। ओके, गेटिंग? अब इसी के साथ कुछ लोगों का वो स्टैंडर्ड और अल्गोरिदम्स वगैरह होता है ना कि सर स्टैंडर्ड वाले अल्गोरिदम्स कुछ नहीं, स्टार्टिंग में एक स्टेप स्टॉप स्टार्ट डालो और एंडिंग में स्टॉप डालो, स्टैंडर्ड एल्गोरिदम बन गए। तो यहाँ पे बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो 2 3 ये जो 4 स्टेप्स है हमारी, ठीक है, और यहाँ पे 5 स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या बनेगी, स्टार्ट, और एंडिंग स्टेप बनेगी स्टॉप। कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट। ठीक है, तो नोट डाउन करके रख दो। उसके बाद मैं तुम लोगों को एक एल्गोरिदम दूंगा, खुद से ट्राई करना, आजू बाजू में मत देखना। आजू बाजू में देख के अगर ट्राई करोगे तो दोनों के एल्गोरिदम सेम आएंगे। कुछ तो कहा था मैंने फिर।
तर इथं बघूच नका ना इथले अवघड आहे. हे बंद कर हे नको घेऊ. आपलं डायरेक्टली अटेंडन्स द्यायचं. अटेंडन्स डॅशबोर्ड हेच होतं का? हम्म. इथे ते आलं पाहिजे. हे खाली आहे. याला मी थर्ड आणि याला मी सेव्हन टाकलं होतं वाटतं ना काहीतरी. ठीक आहे, जाऊ दे. अल्गोरिदम चालू आहे तोपर्यंत अटेंडन्स घेऊ शकतो. ढेकळा त्याला मी तिथून ओपन करून घे ना स्वतः नाही. तिथून ओपन करून घे. हाँ, अभी 5 मिनट तक तुम लोगों को जो लेट आया था, कौन लेट आया था? आता ते मी थोड़ी चालू करतो. हाँ, सो यहाँ पे आके एक्टिविटी करनी पड़ी एज डिस्कस. मतलब ये मैंने लास्ट वीक का बफर टाइम भी दिया था तुम लोगों को. कुछ भी कोड बोलना है कोड बोलो, मिमिक्री करना है मिमिक्री करो, सॉन्ग कुछ वो भी चलेगा लेकिन करना पड़ेगा. कोई भी मिमिक्री कर सकते हो, नहीं तो वो डायलॉग बोल दो कि कौन सा होता है आजकल वो रील्स पे वगैरह ट्रेंड होते थे ना, समझ लगा तुले. जो भी होगा. बॉयज अगर होता तो वो बोल देता, बॉयज वाला होता है ना वो, "ए भाई." हाँ हाँ, मोबाईल ओपन कर त्याच्यावर बघू शकते. कोर्स फक्त मोटिवेशनल नाही सांगायचं, मोटिवेशन साठी रणजित चावडे बसतं इथं. मोटिवेशन छोड़ के कुछ भी बोलो, सॉन्ग गा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सॉन्ग तो ऑब्वियसली पसंद होगा ना, गाते हो क्या फिर? तो गाओ फिर आप. हम्म. अरे हाँ, मेरा भी नहीं है लेकिन मेरे भी गाने आएंगे फिर बाद में धीरे धीरे, बीच बीच में एवरी सिचुएशन पे मुझे सॉन्ग याद आते हैं. अभी स्टार्टिंग में नहीं लूंगा, प्रेशर है. पता नहीं गाना सुन उनके भाग जाएंगे तो क्या करेंगे. फिर मतलब कि सोचो फीडबैक भी आ रहा है कि सर गाते अच्छा नहीं है इसकी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ. तो फिर ऐसा होगा तो मैं नहीं, बाद में जब रिफंड खत्म हो गए तब तुम लोगों को वो सुनना पड़ेगी फिर सॉन्ग. आते क्या करूँ मैं, सिचुएशन पे आता ही है. गाना आए. हाँ, गाओ फिर आता है. हाँ चलेगा, यही तो चाहिए हमें. हाँ. हे समोर येशील आणि कनेक्ट होईल दोन एकमेकांना. कनेक्ट होईल. मराठीमध्ये असं लिहिली ती कविता. उंच भरारी, तू उठ तू चल तू आत्मविश्वासाने पळ, लवकरच येईल दिवस तुझाही तू सोच थोडीशी कळ. उंच घे भरारी, आकाश तुझंच आहे, जमिनीशी घट्ट राहून भरारी तुला घ्यायचीच आहे. तू उठ तू पळ, बळकट करून घे तुझे पाय, गर्वाने कौतुक करेल तुझी आई तुझी माय. तू उठ तू पळ, कर नवी सुरुवात, शून्यातुनी भेटेल यश तुझ्या कर्मातुनी. तू उठ तू चल, चल पुढे तुला रस्ता सापडत जाईल, चालताना एक वेगळाच आत्मविश्वास तुझ्या सोबत येईल. तू उठ तू चल तू आत्मविश्वासाने पळ. अशी टेंशन ही नहीं है, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है. अब तक कितने लोगों को पता था कि उनको पोएम बनानी आती है? उन्होंने खुद ने बनाई है. जैसे ऑनलाइन वालों को आवाज नहीं आई होगी तो उन्होंने खुद ने बनाई है पोएम. तो गुड. हाँ, ये क्या है? हैंड क्यों रेज हो रहे हैं इन लोगों, इनको भी कहना है क्या? अच्छा, इनको बनाने आती है पोएम. गुड.
हाँ, हमारी पोएम 3 बजे के बाद स्टार्ट होती है, फिर सुबह 3 बजे जब नींद नहीं आती तब। यस, ओके, सो गुड, ऐसे टैलेंट आने चाहिए। और ये कोई भी इंट्रोवर्ट वाले जोन में मत जाना। ओके, सर ने मुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे हो पाएगा, आगे आ तू पहले। ठीक है। दी रीजन, ये एक्टिविटी बस इसके लिए नहीं थी कि यहाँ पे पनिशमेंट देना है मुझे, ये इसके लिए थी क्योंकि इंटरव्यू में जाने के बाद वहाँ पे ऐसे सिनारियो आते हैं कि कुछ लोग पैनल में इंटरव्यू लेते हैं, तो पैनल में इंटरव्यू लेने के बाद प्रॉब्लम ये होता है कि हम वो ब्लैंक हो जाते हैं ना, राइट। उसी के लिए मैं यहाँ पे ये एक्टिविटी देता हूँ, तो ऑब्वियसली सॉफ्ट स्किल्स वाला पार्ट भी पाइथन में ऐड कर रहा हूँ, और क्या चाहिए, सब कुछ दे रहे हैं। ठीक है। सो हाँ, अब राइट डाउन एन algorithm to calculate, write down an algorithm to calculate, क्या कैलकुलेट करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखो खुद से। अब algorithm समझ में आ गया कैसे लिखना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए खुद से लिखो, चलो। यांचं झालंय ना पण बनवून, नाही यांचं नाही झालं वाटतं अजून. हम्म. ते नाही, जिथे टाकले तुम्ही बरोबर. हे तिचं नाही बनवणार पण ते 2026 मध्ये जाणार दुसरा प्रोजेक्ट. ते सरांनी त्या दिवशी 2026 फोल्डर दिला होता ना. तिथं असेल ना बघ ना, त्याला कॉपी कर ना फक्त, आणि इकडे जाऊन पेस्ट टाक, कॉपी कर, कंट्रोल सी कर. हा, कॉपी कर फक्त, कंट्रोल सी कर, कॉपी कर. हम्म. ठीक आहे. बघ आयटम कॉम्पोनंट याचे हे डेटा स्टुडंट्स मध्ये आहे, 2026 चा फोल्डर आहे. मेरा बाप, म्हणजे फोल्डर पुरवणार. कुठतरी बनवून एक फोल्डर 2026 सर्च कर. कुठे आहेत सरांनी विचारला, सरांना 2026 चा फोल्डर कुठे आहे ते चेक कर. त्या दिवशी मीटिंग झाली, सांगितलं होतं कुठे ठेवलं तेच माहित नाही. मुझे ये इंस्टीट्यूट का रेफरल प्रतीक ने दिया है, वो जावा कोर्स का था। ओके, कौन से बैच का था ये, प्रतीक पाठक, आई थिंक नाव ऐकले ना. हाँ, आई थिंक सो. कौन से बैच का ये, श्रद्धा, प्रतीक, नाम तो सुना है, वो राहुल नाम जैसा है ना, वैसा सुना सुना लग रहा है मेरे को ये नाम भी. हाँ, हो गया एल्गोरिदम, पक्का, ठीक है। अब सदा ये कौन से बैच का है, प्रत्येक एक बार मेंशन करता है, वो नहीं पता, उनका प्लेसमेंट ईआरडी में हुआ था, ईआरडी रिसेंटली, ठीक है, लेकिन नाम सुना है, कौन से बैच का वो पता नहीं, जावा वाला। हाँ, तो एल्गोरिदम हो गया ये, ऑनलाइन स्टूडेंट सबका एल्गोरिदम हो गया है। बस क्या चाहिए था हमें, सिमिनारियो सेम होने वाले हैं, बस इसका लॉजिक क्या होगा, एल इंटू बी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, पक्का। दूसरे, हम तीसरे एल्गोरिदम पे जाते हैं, उसके लिए तुम लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। आई होप तुम लोगों के मोबाइल में इंटरनेट है यहाँ पे अवेलेबल सबके। हाँ, तो अभी सर्च करोगे टू गेट द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसको आता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो बढ़िया ही है, अभी करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला चेक करो क्या है। मैंने रिसर्च करने का लिए कहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली डीप रिसर्च होगा। इसका मतलब पी की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या होती है।
P/R/T/100, हाँ वही है, पक्का आता है मुझे। बताओ पी वगैरह क्या है फिर बात। और वो डिवाइडेड बाय 100 भी क्यों है वो भी बताओ फिर। नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा, लेकिन सर्च करना है, रिसर्च करना है, और रिसर्च शुड बी डीप रिसर्च। लोगों के लिए इंटरनेट, इंटरनेट चल रहा है क्या तुम लोगों का? नहीं चल रहा है? एक काम करो ना, ये नहीं कनेक्टेड, ये कनेक्टेड है, लेन वाला। नहीं वो, एक काम कर लेते हैं, आज वो मेंटेन कर देंगे, कल से तुम लोगों को वाईफाई देना है या नहीं देना है वो भी चेक कर लेते हैं, या दूसरा कुछ तो भी हम ऐड ऑन कर देंगे, मीटिंग में डिस्कस करना। ऐसे ही थोड़ी ना दूंगा। हाँ अभी के लिए, आज के लिए चेक कर लो, मतलब आज के लिए मैनेज कर लो, कल से कुछ तो भी अलग से देख लेंगे हम, ठीक है। इन लोगों का वो ज्ञानेश्वरी और डायरी का क्या हुआ? कब मिलेगा? हाँ ज्ञानेश्वरी नहीं है। बाकी लोग कहाँ पर गए ये? इतने सारे गायब हो गए मंडे को। ऑनलाइन पे, ऑफलाइन वाला कोई है क्या जो ऑनलाइन पे जाके बैठा है? Yes, is there anyone who is from offline batch but attending the session from online? अच्छा दर्शना, you're from offline. तन्मय, ओके। अमन, ऑफलाइन से हो, ठीक है। मुझे संभाजीनगर कॉलेज के 5 से 6 स्टूडेंट्स का कोर्स कोई इंस्टीट्यूट से करा है, इवन वन का 2 स्टूडेंट्स का करंट चल रहा है। ओके, संभाजीनगर कॉलेज, कॉलेज JNEC, JNEC, संभाजीनगर, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ पे जलगांव का कोई है क्या? एक दो तीन चार, जलगांव से हो। हमारे एक प्रीवियसली एक बैच होती थी, पूरी की पूरी बैच जलगांव से थी। ये जलगांव 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 जलगांव। फिर मैंने कहा कि मतलब साथ में ही हो क्या? हाँ सर एक ही कॉलेज के हैं हम लोग, पूरी बैच एक कॉलेज से। हाँ डन, मिल गया। फॉर्मूला नहीं मिला? फॉर्मूला क्या है? ओके, हाँ, अभी रिसर्च वाला पॉइंट मैंने बताया था प्रोग्राम लिखने से पहले, तुम लोगों को फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला में क्या था? P/R/T और डिवाइडेड बाय 100, ऐसा कहा तुम लोगों ने। वाई इट इज डिवाइडेड बाय 100? क्या परसेंटेज में? यस, गुड, ये डीप रिसर्च होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, मतलब प्री इज द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कि मैंने 1 लाख रुपए का सपोज लोन ले लिया, जरूरत नहीं पड़ेगी 1 लाख के लिए लोन लेने की, लेकिन सपोज ले भी लिया, तो कितने रेट से लिया? सो सपोज 3% से ले लिया, दिस इज द परसेंट, 3% पे मैंने लोन लिया है। और उसके बाद टी इज द टाइम, जो कहाँ पर होगा? ईयर में होगा सिर्फ। ओके, तो ईयर मतलब कि 2 साल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया, तो हम डायरेक्टली P/R/T करेंगे तो हमें मिल जाएगा। बट बिकॉज ऑफ दिस परसेंटेज, परसेंटेज मतलब वो 3% में हमने लिखा है, दैट मीन्स 3/100 ऐसे होता है। तो ये 3/100 हमने, ये जो डिवाइडेड बाय 100 है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रेट परसेंट। आ गया समझ में? गेटिंग? इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हमें फॉर्मूला भी पता होगा तो एज ए प्रोग्रामिंग हम ये कह सकते हैं। लेकिन कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट्स में तुम लोगों को डीप में बताऊंगा, तो तुम बाद में ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टास्क कंप्लीट करना है तो वो डीप में रिसर्च करके करोगे। ओके, उसके आगे डालना।
जब भी रिसर्च करोगे, रिसर्च करना है, सर्च नहीं करना। ओके, सर्च और रिसर्च में डिफरेंस है। सर्च शुड बी लाइक कि एक बार सर्च कर दिया, कुछ तुम्हें मिला, डाल दो। जो मिला है वो क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, टी की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, डिवाइडेड बाय 100 क्यों है, ये होता है डीप रिसर्च। इसकी जगह पे दूसरा कोई फॉर्मूला है क्या, ये होता है रिसर्च। इसकी जगह पे कोई और सुटेबल फार्मूला है क्या, या कोई कहीं भी ऐसे हो सकता है क्या कि टी की वैल्यू नहीं है, ऐसे भी हो सकता है क्या, ये होता है डीप रिसर्च। ओके, तो फॉर्मूला है सामने। ओके, करो चलो, टू कन्वर्ट इनटू नंबर्स। यस, गुड। त्याच्यानंतर कोणता डेटा सायन्स सेशन आहे ना, 11:30। हाँ, हो गया, इसका भी हो गया। ओके, जिन लोगों का सिंपल इंटरेस्ट हो गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो एक बार फॉर्मूला। आज यही होने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालो, उसके बाद घर पे इनके डैशबोर्ड अपलोड कर देना, और डैशबोर्ड में फर्स्ट असाइनमेंट दे देना। तो फर्स्ट असाइनमेंट का इन लोगों को एल्गोरिथम्स नोट डाउन करने के लिए कह देना। तो आज पूरे दिन में जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ तुम लोग को, डैशबोर्ड मिलेगा तुम्हारे ग्रुप पे, ठीक है। तो ग्रुप पे जो डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड में मतलब गूगल शीट है एक, उसके अंदर असाइनमेंट 1 मिलेगी तुम लोगों को, जो प्रोग्रामिंग के लिए है, लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, उसका अल्गोरिदम निकाल के लाना है, ठीक है। तो कुछ 12 क्वेश्चन है, उसमें से एक दो क्वेश्चन तो हम नहीं कर लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व किया है, सिंपल इंटरेस्ट भी उसके अंदर ही है आई थिंक, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी उसके अंदर है। बाकी तुम तुम्हारे साइड से एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। आप लोगों को रोल नंबर पता है तुम लोगों के, सबको अपने अपने रोल नंबर पता है। रोल नंबर मतलब एफ आर एन नंबर के लास्ट 3 डिजिट, एफ आर एन नंबर मिला है, उसके लास्ट 3 डिजिट क्या है, वो चेक करो, ठीक है। और इनकी फिर रोल नंबर वाइज अटेंडेंस ले लो। भेटलाय ना, मग टेन्शन मध्ये काय आहे। हा, मिळाला ना। अरे बरं झालं, प्रगती नाही आहे। बोनाफाइड, बोनाफाइड कहाँ पर मिलेगा? एक मिनट हाँ, मैं पूछ के बता देता हूँ। कौन एडमिन सर ने दिया था कि बोनाफाइड, किसने दिया था? सागर सर, हाँ वही एडमिन सर है। सिक्का एंड, ओके, तो वर्क लैब में नंबर दे देना। हाँ डन, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ तो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आज चेक करना को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और घर पे जाके ट्राई कर लेना, या अभी भी टाइम है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला चेक करो एक बार क्या है। ये नहीं हुआ क्या, सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना। हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बताओ। पहले वो डिसाइड करो, डायरेक्टली एल्गोरिथम मत लिखो, रुको। नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला गलत टाइप करोगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन, अच्छा, हाँ
रेस टू टी। कुछ तो भी गलत किया है। अभी भी मैंने क्या बताया था, रिसर्च शुड बी इंपॉर्टेंट, दिस इज द अमाउंट फॉर्मूला। गुड। ये ए इज इक्वल टू का फॉर्मूला है। ए इज इक्वल टू मतलब कि तुम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ कितना अमाउंट पे करोगे, दैट इज द फाइनल अमाउंट। ए इज इक्वल टू था, ये ए नहीं पढ़ा हमने, हमने ये पढ़ा बस। हाँ लेकिन मैंने फॉर्मूला किसका पूछा है तुम्हें? तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, ये ए इज इक्वल टू फॉर फाइनल अमाउंट, कि तुम कितना पे करोगे। तो सपोज कि मैंने 1 लाख का लोन लिया है तो मैं 1,20,000 पे कर रहा हूँ। इसका मतलब इसमें से अगर मैं माइनस पे करूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट करूंगा, तो हमारा सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा। तो मैं बस माइनस पी रह गया। तो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। सी आई पूछा था मैंने, तुम ए बता रहे हो, तो इसका मतलब आंसर ही रॉन्ग है तुम्हारा। हाँ, गेटिंग? समझ में आ रहा है क्यों जरूरी होते हैं ये? एवरी जगह पे मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिसर्च शुड बी डीप रिसर्च। आगे भी ऐसे होगा, गलती कोई भी मत करना। ऑर्गेनाइजेशन में तो इसका बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा फिर। तो प्रॉब्लम ये होगा, तुम कुछ तो भी रिसर्च करके आओगे, इम्प्लीमेंट करोगे और वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब टाइम वेस्ट हो गया। मैनेजर डायरेक्टली कहेगा फाइल, अगले दिन से बेरोजगार फिर से। रीजन डीप रिसर्च, ऐसे ही नहीं बोला मैंने। इनको असाइनमेंट वाला शेयर कर देंगे तो जल्दी छोड़ देते फिर आज इनको, ठीक है? क्योंकि अल्गोरिदम से हो गए तो आज अल्गोरिदम से, कल से हाँ इंस्टॉलेशन करके आओगे। इंस्टॉलेशन वाला नहीं दिया ना इन लोगों को अभी। तो इसका फॉर्मूला मैंने दे दिया, घर पे जाके इसका क्या करोगे, अल्गोरिदम्स लिखोगे। नाउ इंस्टॉलेशन पे आते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? हमारा इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। मैं ओवरव्यू दे दूंगा, तुम तुम्हारे साइड से कर सकते हो, कर सकते हो ना। अब जो कहेगा सर इंस्टॉलेशन तुम करके दिखाओ, तो इंस्टाग्राम डाउनलोड किया है ना, व्हाट्सएप डाउनलोड किया है ना, स्नैपचैट वगैरह, उसकी प्रोसेस किससे ली थी क्या? नहीं। तो फिर हमारे यहाँ पर भी इसकी प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट, पाइथन एनवायरनमेंट। तो पाइथन एनवायरनमेंट के लिए हमें डाउनलोड करना पड़ेगा ओरिजिनल पाइथन। सो क्या करो तुम लोग, तो डाउनलोड करने के लिए इस पाइथन एनवायरनमेंट को, मतलब वो आइडियली डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली गूगल पे सर्च करो। गूगल पे सर्च करने के बाद डाउनलोड पाइथन ये सर्च करो, पाइथन की ओरिजिनल वेबसाइट आएगी, वहां से लेटेस्ट वर्जन जो होगा वो डाउनलोड करना। ठीक है, तुम्हारे सुटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो भी चेक करना। अदरवाइज तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, तुम मैक वाला डाउनलोड करोगे तो प्रॉब्लम देगा। ठीक से चेक करो डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज वाले, आई थिंक कि सब लोग विंडोज वाले होने चाहिए। मैक वाला है कोई, लिनक्स वाला है कोई? जो लिनक्स वाला है उनके स्टेप्स सेम रहने वाले हैं, बस तुम्हें डाउनलोड करने के लिए वो अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके। और कुछ कमांड्स अलग होते हैं थोड़े बहुत, मैक ओएस में और इसमें लिनक्स में भी। ठीक है, तो थोड़े बहुत कमांड चेंज है, बाकी सब कुछ सेम ही है। इंस्टॉलेशन करते समय तुमने फाइल डाउनलोड की, शांत बसा होता ना। इंस्टॉलेशन के लिए फाइल डाउनलोड की, फाइल डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तभी भी चलेगा। जैसे ही तुम्हारे फर्स्ट विंडो आएगी, इंस्टॉल नाउ एंड कस्टमाइजेबल इंस्टॉलेशन ऐसे आएगा, उसके नीचे दो चेक बॉक्स आते हैं। फर्स्ट चेक बॉक्स होता है एड पाइथन डॉट exe टू पाथ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एड टू पाथ लिख रहा हूँ। ओके, ये एक चेक बॉक्स सिलेक्ट कर देना। और उसके बाद दूसरा चेक बॉक्स, एंड दैट चेक बॉक्स इज गिव द प्रिविलेजेस परमिशंस, मतलब यहाँ पे सिर्फ परमिशन लिखता हूँ। ऑथोरिटी, तो वो ऑथोरिटी देने के लिए तुम्हें ये चेक बॉक्स भी मेंशन करना पड़ेगा। कहाँ पर? डबल क्लिक करोगे जैसे फाइल को, पहली विंडो जो आएगी यही विंडो होगी। और उसमें नीचे है, पहले इंस्टॉल नाउ दिखेगा, उसके बाद कस्टमाइजेबल इंस्टॉलेशन दिखेगा, उसके बाद दो चेक बॉक्स दिखेंगे। तो वो दो चेक बॉक्स ये वाले चेक बॉक्स, दोनों को चेक करो और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। कस्टमाइजेबल इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। कस्टमाइजेबल इंस्टॉलेशन मतलब कि तुम लोग फिर वो डिसाइड करोगे
मेरा पाथ क्या होगा, क्या क्या डाउनलोड करना है, एंड ब्ला 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 करने की जरूरत नहीं। इंस्टॉल करो, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली सब इंस्टॉल होगा। ठीक है, और पूरा एकदम से सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन करके आ जाएगा। क्रॉस चेक करके देखोगे वो इंस्टॉलेशन कैसे होता है। क्रॉस चेक करने के लिए तुम लोगों को कमांड की जरूरत पड़ेगी। इजी कमांड है, सर्च करना खुद से साइट से। ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट में वो जैसे तुम कमांड टाइप करोगे, ओके, तो वो कमांड टाइप करने के बाद तुम लोगों को वो वर्जन दिखाएगा। और जो वर्जन अगर मिल रहा है, इसका मतलब समझ लेना तुम्हारा पाइथन इंस्टॉल हो गया है। और क्या जरूरी है, तो ये तो पाइथन एनवायरनमेंट हमने दे दिया, आइडियली दे दिया तुम लोगों को, लेकिन हमें जरूरी होता है एडिटर। तो एडिटर भी यूज करोगे तो बढ़िया वाला एडिटर यूज करेंगे। एडिटर मतलब जो ग्लोबली एज इट इज, मतलब इंडिया में तो एटलीस्ट, इंडिया में तो सब जगह पे यूज होता है ऐसा। तो इंडिया में कोई भी लैंग्वेज ले लो, मोस्टली यूज किया जाता है विजुअल स्टूडियो कोड। तुम चाहे पीएचपी पे काम करो, तुम चाहे पाइथन पे काम करो, या तुम चाहे जावा पे काम करो, विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज किया जाता है, क्योंकि उसके पास एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है। तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर देना, इसके भी स्टेप्स बहुत इजी है। ठीक है, और उसके बाद इसके पास एक एक्सटेंशन है, पाइथन का एक्सटेंशन। इसमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना, कौन सा वाला एक्सटेंशन, पाइथन जो है माइक्रोसॉफ्ट का। कोड रनर जिसके पास होगा अनइंस्टॉल कर देना, कोड रनर हमें नहीं चाहिए। ठीक, तो कोड रनर अनइंस्टॉल कर देना, फिर उसको डिसेबल करके रखो। अनइंस्टॉल नहीं करना है तो डिसेबल करके रखो, लेकिन पाइथन का ये एक्सटेंशन ही मुझे बस जरूरी है। और ये क्या करता है, पाइथन एक एक्सटेंशन के साथ इसके बाद दो एक्सटेंशन और खुद से डिसाइड करता है। एक डिबगर वाला एक होता है, और एक ये है जिसमें डिबगर हमें चाहिए। ठीक है, गेटिंग, इंस्टॉलेशन समझ में आ गया, खुद से फॉलो कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। नहीं हुआ तो कल फिर से देखेंगे। और जिन लोगों का नहीं हुआ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, राइट, तो उस पे क्या करोगे, मैसेज करोगे। गेटिंग, या ग्रुप में है तुम लोगों का, ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गेटिंग, पक्का, तो कल इंस्टॉलेशन हो जाएगा। कल लैपटॉप लेके सब लोग आएंगे, क्योंकि कल हम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करने वाले। ओके, गेटिंग, लैपटॉप नहीं है किसी के पास, ऐसा है क्या कोई जिसके पास लैपटॉप नहीं है? अच्छा, मैं सबके पास लैपटॉप है ना? कम्युनिटी है, उसके अंदर नंबर नहीं है। व्हाट्सएप करना, कॉल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सेशन में होता हूँ मैं, कॉल नहीं उठा पाता। फिर कोई सर क्या सर कॉल भी नहीं उठाते हो तुम लोग, कैसा आता है फिर? हाँ, तो ऑब्वियसली अभी जिस तरीके से सेशन ले रहा हूँ मैं, किसी का कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से मेरे आगे भी सेशन होते तो मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ। मैं व्हाट्सएप मैसेज करो, जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तब मैं वो मैसेज का रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, हाँ, तो चलो फिर स्टॉप कर दिया यहीं पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटेंडेंस फॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, और फिर कांटेक्ट डिटेल्स भी दिए हैं। तो जो भी तुम्हें जरूरी है, अटेंडेंस फॉर्म फिल करना है कंपलसरी, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर देना, ताकि तुम लोगों को ये आज का डैशबोर्ड हम कम्युनिटी में डालने वाले हैं। तो कम्युनिटी में तुम लोगों को डैशबोर्ड मिलेगा, अदरवाइज वो फिर डैशबोर्ड ही नहीं मिलेगा तुम लोगों को असाइनमेंट का। ठीक है, इनके अटेंडेंस ले लो ऑफलाइन वालों की, और इनको बंद कर दो।